ओम। महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव 19वीं शताब्दी का महान चमत्कार। राष्ट्रीय एकता और ऋषि दयानंद। बात सन 1961 के जनवरी मास की है, जबकि मुझे अधिकतर महर्षि दयानंद की शिक्षा स्थली मथुरा नगरी के विरजानंद वैदिक साधना आश्रम में रहने का सुयोग प्राप्त हुआ। आश्रम से 1 मील की दूरी पर मथुरा वृंदावन मार्ग पर भारत के सुप्रसिद्ध उद्योगपति बिरला परिवार द्वारा निर्मित आर्य हिंदू धर्म सेवा संघ के संरक्षण में एक विशाल गीता मंदिर है। सायंकाल भ्रमणार्थ जब जाना होता था तो इसी मंदिर में लगभग 1 घंटा बिताया करता था। इस मंदिर का जो मुख्य भाग है और जिसमें योगीराज श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की गई है, उसके पीछे की ओर 5 महापुरुषों के चित्र बने हैं, जिनमें एक चित्र महर्षि दयानंद का भी है। चित्र पर लिखा है जागृति और एकता, जिसका तात्पर्य यह है कि आपने जागृति और एकता के लिए कार्य किया। चित्र के साथ एकता शब्द को पढ़ते ही ऋषि के एकता के लिए किए कार्य मस्तिष्क में क्रमशः एक के बाद एक आने लगे। और एक बार महर्षि के प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समोल्लास का वह प्रकरण नेत्रों के सम्मुख आकर स्थिर हो गया, जिसमें राष्ट्रीय गठन के लिए ग्राम सभाओं से लेकर महाराज सभा तक का वर्णन किया गया है। प्रकरण क्या है? किसी राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ तथा चिरस्थायी बनाने का वास्तविक सूत्र है। महर्षि लिखते हैं कि एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष को रखें, उन्हें 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हें 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हें 100 ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हें सहस्र ग्रामों के ऊपर 5वां पुरुष रखें। इस प्रकार के संगठनों को, जिनके अध्यक्ष यह प्रधान पुरुष होंगे, महर्षि ने राजसभा की संज्ञा प्रदान की है। अर्थात यह ग्राम सभा वह हुई जो ग्राम पर राज्य करे, ग्राम का शासन चलाए। किंतु इन ग्राम सभाओं की सत्ता को सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं रखा, अपितु 10 ग्रामों के ऊपर भी एक प्रधान पुरुष का विधान किया, जो उन 10 ग्रामों के प्रतिनिधियों की बनी राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। उससे आगे इसी प्रकार 20 ग्रामों की, 100 ग्रामों की तथा सहस्र, 10 सहस्र, लक्ष ग्रामों आदि की राज्यसभाओं का भी वर्णन किया है तथा सबके अंत में वर्णन किया है महाराज सभा का। राष्ट्र की छोटी से छोटी इकाई अर्थात प्रत्येक ग्राम से लेकर ऊपर तक सबको एक सूत्र में बांधने का इतना सुंदर विधान है कि जिसमें प्रत्येक ग्राम की अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार स्वशासन चलाते हुए भी ऊपर के संगठनों के अंतर्गत रहने से राष्ट्रीय हित में किसी भी प्रकार बाधा पहुंचने की संभावना नहीं रहती। इन सारी राज्यसभाओं की जो शिरोमणि अर्थात सबसे ऊपर की सभा होगी, वह वही होगी जिसे हम वर्तमान में लोकसभा कहते हैं, और उसका प्रधान पुरुष होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष तक ही महर्षि ने विचार किया हो सो बात भी नहीं, वह तो आगे तक गए और इससे आगे उन्होंने, जैसा कि हम ऊपर वर्णन कर आए हैं, महाराज सभा का भी निर्देश किया है, जिसे आजकल की परिभाषा में राज्यसभा कहा जाता है, और जिसका कार्य लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करना होता है। इस महाराज सभा में विचार के पश्चात ही विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाते हैं। इस सभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है।
अंतिम राज्यसभा अर्थात लोकसभा तथा महाराज सभा तो वर्तमान काल में भी है, जैसा कि महर्षि मनु, महर्षि दयानंद ने विचार प्रस्तुत किए हैं, किंतु इनसे नीचे की स्थिति सर्वथा विपरीत है। आजकल राष्ट्र की सार्वभौम सत्ता के पश्चात जो इकाइयां हैं उन्हें राज्य नाम दिया गया है, जिसका परिणाम हमारे सामने राज्य स्तर पर होने वाले झगड़ों के रूप में आ रहा है, और वह झगड़े हैं अधिकतर सीमा संबंधी। बिहार और बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा मैसूर और महाराष्ट्र आदि के। पंजाब को पंजाबी भाषी प्रदेश कहकर खालिस्तान अथवा सिक्किस्तान बनाने के लिए तथा बंगाल में गोरखालैंड बनाने के आंदोलन भी इसी के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुए हैं। कारण पर यदि गंभीरता पूर्वक निष्पक्ष रूपेण विचार करते हैं तो इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब भारत के प्रांतों को राज्य तथा भारत को भारतीय संघ नाम दिया गया। उपर्युक्त नामकरण यह स्पष्ट करने को पर्याप्त है कि भारत एक राष्ट्र नहीं अपितु अनेक राज्यों को मिलाकर बना हुआ संगठन है, जिसे संयुक्त राज्य भी कहा जा सकता है। दुर्भाग्य से उस समय जिन लोगों के हाथों में राष्ट्र की बागडोर आई थी, उन्होंने इस विषय में अमेरिका का अंधानुकरण किया है। अंधानुकरण हम इसलिए कहते हैं कि यदि थोड़ा भी बुद्धि का उपयोग किया जाता तो बात बड़ी स्पष्ट है कि अमेरिका कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं अपितु अनेक राष्ट्रों का समूह है। इसलिए उसका नाम अमेरिकन यूनियन ठीक ही है। भारत की स्थिति इसके सर्वथा विपरीत है। भारत अनेक राष्ट्रों का समूह नहीं अपितु एक राष्ट्र है। उत्तर प्रदेश, बिहार आदि उसके प्रबंध और व्यवस्था की दृष्टि से बनाए गए प्रांत है, राज्य नहीं। जब राज्य नाम दिए अधिक समय नहीं व्यतीत हुआ था, तभी सीमा संबंधी झगड़े आरंभ हो गए थे। जिन जिन प्रांतों में यह झगड़े हो रहे थे, उनमें से प्रत्येक प्रांत की जनता दूसरे प्रांत को विदेश तथा वहां के निवासियों को विदेशी समझने लगी है। अधिक समय बीतने पर जो परिणाम हो सकते हैं, उपयुक्त झगड़ों को दृष्टिगत रखते हुए उनका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। यह असंभव नहीं कि कुछ समय पश्चात यह प्रश्न उग्र हो उठे कि प्रत्येक राज्य की स्वतंत्र सत्ता है। परिस्थितियों वश उस समय एक संघ के रूप में एकत्र हुए थे, किंतु अब पृथक होना चाहते हैं। पहले तो सीमाई झगड़े थे और अब विघटन की प्रवृत्ति प्रबल हो चुकी है, जिसका प्रमाण खालिस्तान की मांग और उसके लिए विद्रोह की स्थिति बन जाना है। यह विद्रोह एक बार हो भी चुका है। जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्यवाही की गई थी तो सेना के सिख सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और वह सैनिक बैरकें छोड़कर भाग निकले थे। इस प्रांतीयता के नाम पर होने वाले झगड़ों तथा उनसे होने वाली भयंकर हानियों से बचने व भावी विघटन की विनाशकारी प्रवृत्ति को रोकने का एकमात्र उपाय है स्वामी दयानंद जी द्वारा निर्दिष्ट पथ का अनुसरण, और वह यह कि समस्त प्रांतों को जिन्हें राज्य का नाम दे रखा है समाप्त कर दिया जाए। इससे प्रथम लाभ तो यह होगा कि प्रत्येक सरकार पर होने वाला व्यय बच जाएगा तथा दूसरा यह कि प्रांतीयता की भावना मिटकर केवल मात्र एक भावना राष्ट्रीयता की रह जाएगी। इस समय कोई बिहारी है तो कोई बंगाली, कोई पंजाबी है तो कोई मद्रासी और कोई महाराष्ट्री है तो कोई गुजराती। भारतीय कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। इन प्रांतों के समाप्त होने पर न कोई बिहारी होगा, न बंगाली, न पंजाबी होगा, न मद्रासी, न महाराष्ट्री होगा, न गुजराती, अपितु केवल भारतीय होंगे। वही संघीयता का वास्तविक रूप होगा, संघ नाम देने से नहीं। नाम के मूल में तो विघटन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने वाला मंत्र निहित है। आवश्यकता इस बात की है कि भारत का पुनर्गठन किया जाए। जनपदों और उनसे निचले स्तर के गठन को तो
छुआ न जाए, अर्थात उन्हें तो ज्यों का त्यों रखा जाए। जनपदों से ऊपर प्रति 10 जनपदों को मिलाकर एक क्षेत्र या कमिश्नरी बनाई जाए, जिसका अधिकारी क्षेत्राधिकारी या कमिश्नर रहे। सारे भारत को 5 भागों में व्यवस्था की दृष्टि से विभक्त किया जाए और इन भागों के नाम भाषा तथा जातीयता नहीं अपितु दिशाओं के नाम पर उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत रखे जाएं। इनमें से प्रत्येक भाग का अधिकारी प्रधान क्षेत्राधिकारी अथवा चीफ कमिश्नर हो। इस प्रकार सारा राष्ट्र व्यवस्थित रूपेण एक सूत्र में एक ही राष्ट्रीय सरकार द्वारा शासित होगा। दूसरा सूत्र राष्ट्रीय एकता के लिए महर्षि दयानंद से जो हमें प्राप्त हुआ है वह है भाषाई भारत। माँ के उस सच्चे सपूत ने एक शताब्दी पूर्व ही यह जान लिया था कि किसी राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ करने के लिए भाषाई एकता आवश्यक है। यही कारण है कि जन्म के गुजराती तथा संस्कृत के महान पंडित होते हुए भी उन्होंने अपनी भाषणों का माध्यम हिंदी भाषा को बनाया तथा अपने समस्त ग्रंथ भी वेदांग प्रकाश संस्कृत व्याकरण को छोड़कर देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा में ही लिखे। यदि वो चाहते तो भाषण के माध्यम स्वरूप संस्कृत का प्रयोग कर सकते थे तथा लेखन के लिए संस्कृत व गुजराती भाषा का, परंतु महर्षि भली भांति जानते थे कि एक तो हिंदी भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली तथा लिखी जाती है, दूसरे हिंदी की लिपि तथा वर्णमाला पूर्ण वैज्ञानिक है। यद्यपि भारत के संविधान में भारत की 14 भाषाएं स्वीकृत है, तथापि भारत का हित इसी में है कि संविधान द्वारा स्वीकृत इन सभी भाषाओं की एकमात्र लिपि देवनागरी हो। इसमें भाषाई उन्माद का मूलोच्छेदन होगा। भारत के प्रत्येक क्षेत्र की जनता एक दूसरे को समझेगी तथा पारस्परिक निकटता की स्थापना हो सकेगी। आर्य समाज का जो सदैव से राष्ट्रहित के कार्यों में अग्रणी रहा है, यह अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है कि यह एतद विषय प्रचार में पूरी शक्ति के साथ जुट जाए, जिससे जनमत जागृत हो। एक समय था जब विदेशी साम्राज्य भारत पर छाया था, तब आर्य समाज ने निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीय जागरण के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यदि यह कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति न होगी कि आर्य समाज की सारी शक्ति स्वाधीनता के मंत्र का प्रचार करने में लगी हुई थी। यह एक ऐसा सत्य है जिसे भारतीय नेताओं ने ही नहीं अपितु भारत से बाहर के विदेशी विद्वानों तथा स्वयं ब्रिटिश साम्राज्य ने भी स्वीकार किया। अच्छा हो स्वामी दयानंद के इन दोनों सूत्रों के प्रचार में आर्य जन दृढ़ता पूर्वक जुट जाएं तथा ऋषिवर दयानंद के बोध दिवस शिवरात्रि के महान पर्व को अपने लिए, जैसा कि इसे नाम दिया गया है, बोधरात्रि ही समझे और उस दिन को जब तक उपयुक्त कार्यक्रम पूर्ण न हो जाए संकल्प दिवस के रूप में मनाया करें। यहाँ इस पुस्तक का पठन समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।